जय हिंद, जय भारत। भारत का संविधान एक परिचय में आपका स्वागत है। आइए हम लोग भारत का आदर्श बाग से आज का एपिसोड शुरू करते हैं। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथाम विततो देवयाना एनाक्रमतस्य अमृषयो ही आप्ते कामो यत्र तत्र सत्यस्य परमं निधानम। सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्य के द्वारा ही देवों का यात्रा पत्र विस्तृण हुआ, जिसके द्वारा आप्तकाम ऋषि गण वहां आरोहण करते हैं जहां सत्य का परम धाम है। आइए हम भारत का संविधान एक परिचय की संक्षिप्त परिचय देते हुए शुरुआत करते हैं। भारत का संविधान जो है, जो लोगों को बताता है कि यह जो भारत की जो जनता है उसके क्या एम्स हैं और क्या उनकी एस्पिरेशन है, क्या उनके लक्ष्य हैं और क्या आकांक्षाएं हैं, इसको बताता है। तो भारत का संविधान भारत के लक्ष्य को बताते हुए यह कहता है कि भारत को हम एक सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बनाना चाहते हैं और ऑल सिटीजन्स को हम सिक्योर करते हैं। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी सिक्योर करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर्ड है, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन बाय द पीपल बाय देमसेल्फ, मतलब लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने लिए दिया। यह अफर्म करती है कि भारत का जो संविधान का जो कैरेक्टर है वो रिपब्लिक कैरेक्टर है और यह जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों का, यहाँ की जनता का संप्रभुता को रिप्रेजेंट करता है। या जितने भी यहाँ के पब्लिक ऑथोरिटीज हैं, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल, सारे के सारे अपना जो पावर्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिराइव करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ये जो अथॉरिटी है जनता से डिराइव करती है। तो ये हमारे भारत के संविधान का बेसिक लॉजिक है कि अल्टीमेटली जो भारत की जनता के द्वारा जो है, जनता के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी लेती है और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये सारे जो अथॉरिटीज हैं वो अपना पावर डिराइव करती है। तो इस डेमोक्रेटिक कैरेक्टर का, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री का ये कैरेक्टर है। आइए हम लोग भारत का संविधान के बारे में एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने के साइड से लिया गया है, जो बच्चों के लिए बनाया गया है। सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा आपसे। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि ये जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक प्रेजेंटेशन दिया है फॉर स्कूल चिल्ड्रन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी देने के लिए। तो इस प्रेजेंटेशन में हम लोग देखेंगे कि भारत में जो रिपब्लिक कैरेक्टर आया है उसका एक बेस है। हमारे एंशिएंट इंडिया में भी रिपब्लिकन स्टेट्स थे, वहां पर जो प्रिंसिपल फॉलो किया जाता था उसी प्रिंसिपल के बेसिस पे हमने भारत को रिपब्लिक कैरेक्टर दिया है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और ये डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या नीड है और इसके क्या क्या ऑर्गन्स हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में हम फाउंडिंग फादर्स के बारे में हम जानकारी लेंगे, कुछ रिप्यूटेड पर्सन जो है नेशनल इमेज है उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में हम ब्रीफ चर्चा करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, उद्देशिका, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और जो हमारा जो संघीय व्यवस्था है, फेडरल स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन के बारे में हम जानकारी लेंगे। फेडरल स्ट्रक्चर में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके अलावा स्टेट में स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट जुडिशरी और रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत एंशिएंट इंडिया में रिपब्लिक्स का क्या हिस्ट्री था। क्या रिपब्लिक संस्थाएं थी भारत में कि हमने फॉरेन या किसी कंट्री का हमने कॉपी किया है? यहाँ पे हमारा जो रिपब्लिक कैरेक्टर है वो यूनिक है।
हमने ये रिपब्लिक कैरेक्टर हमारे पास बेस है, एंशिएंट इंडिया में इसका बेस है। जैसा कि आप देख रहे होंगे पिक्चर में कि वैशाली वर्ल्ड फर्स्ट रिपब्लिक 599 बीसी, ईसा के जन्म के पहले 599 बीसी में 600 बीसी के आसपास वैशाली का जनपद था जो फर्स्ट रिपब्लिक कैरेक्टर का था वर्ल्ड में। आइए हम लोग देखते हैं हिस्ट्री रिपब्लिक इन द एंशिएंट इंडिया। तो एंशिएंट जो रिपब्लिक्स है इंडिया का, जो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट रिपब्लिक्स है, जैसा कि उसको कहते थे रिपब्लिक्स को कहते थे जनपद कहते थे, जैसे वैशाली, कपिलवस्तु, मिथिला, ये 600 बीसी पहले जनपद इंडिया में थे। हिस्टोरियन केपी जायसवाल का ये बिलीव है कि जो कंसेप्ट ऑफ जो रिपब्लिक है, जो रिपब्लिक का जो कंसेप्ट है इंडिया में, पूरे वर्ल्ड का, इवन रोमन ग्रीक रिपब्लिक सिस्टम है, रोमन या ग्रीक रिपब्लिक सिस्टम गवर्नमेंट है, उससे भी ओल्डर है इंडिया में रिपब्लिक का कंसेप्ट। जैसा कि आप टाइमलाइन में देख रहे होंगे कि 600 बीसी पहले वेस्ट इंडिया में कोई रिपब्लिक थे। 340 बीसी पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत से रिपब्लिक को जीतकर पॉलिटिकल यूनिटी इंडिया में लाया था। इसके अलावा 375 एडी कुछ ये रिपब्लिक हैं जिनके नाम दिए हुए हैं। उसके बाद वेस्टर्न इंडिया में 400 एडी के पास मालवास, ठीक है, यौधेय, मद्रांकास, ठीक है, तो ये सारे जनपद थे वहां पे। जैसा कि आप इंडिया का मैप में देख रहे हैं, महाजनपद 600 बीसी पहले, तो ये दिया हुआ है कि कहां पर ज्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड थे। तो जो प्रेजेंट बिहार और नेपाल बॉर्डर है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा जनपद थे जो कॉन्सेंट्रेटेड थे। कुछ सेक्ट का नाम इसमें दिया हुआ है रिपब्लिक स्टेट से उस समय, और प्रेजेंट लोकेशन है वो भी दिया हुआ है इस आपके प्रेजेंटेशन में। जैसे लिच्छवीस वैशाली में थे, नॉर्थ ऑफ पटना बिहार। शाक्य, ठीक है, शाक्य कपिलवस्तु साउथर्न नेपाल। मालास पावा, मालास कुशीनगर, कोल्यास, ठीक है, रामाग्राम साउथ ईस्ट नेपाल के पास। इस तरह मौर्य हो गया पिपलीवाना में, हिमालय फुट हिल्स के पास, ठीक है। तो इस तरह का विदेय, मिथिला नेपाल बॉर्डर। तो ये जो रिपब्लिक थे 600 बीसी पहले इंडिया में जो रिपब्लिक थे जो मौजूद थे। अब आइए देखते हैं कि जो रिपब्लिक का गवर्नमेंट स्ट्रक्चर कैसा होता था। तो 3 तरह का गवर्नमेंट स्ट्रक्चर था, डेमोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी और मिक्स। डेमोक्रेसी में क्या होता था कि इसको प्योर गणना कहते थे। इसमें जो एडल्ट पॉपुलेशन था जो एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करती थी। और अरिस्टोक्रेसी में हेरिडिटी था, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, ठीक है। जो क्षत्रिय अरिस्टोक्रेसी थे सिलेक्टेड फैमिली से, वो पार्टिसिपेट करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में, ये अरिस्टोक्रेसी थी। और मिक्स अरिस्टोक्रेसी जो थी और डेमोक्रेसी का मिक्स अगर कहिए तो उस तरह का था। इसमें इसके मिक्सचर ऑफ कुला एंड गण, कुल और गण दोनों तरह का एडमिनिस्ट्रेशन था, तो ये मिक्सचर था। इसके बेसिस पर आप देख रहे हैं कि यूनिटेडी सिटी रिपब्लिक निगम थे और फेडरल स्टेट रिपब्लिक जनपद थे। तो ये कुछ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जो है, जिसको हिंदी पॉलिटी और इंडियन पॉलिटिशियन आइडियाज रिपब्लिक इन एंशिएंट इंडिया, ये सोर्सेस से इसको बताया जा रहा है। आइए हम देखते हैं इसमें कि जो लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर था इस रिपब्लिक का, उसमें क्या कैसे चलता था। तो जो राजा जो होता था, जो एग्जीक्यूटिव हेड होता था, राजा कैन बी हेरिडिटी, या तो हेरिडिटी से आता था या इलेक्टेड होता था। राजना जो था मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द असेंबली, कमांडर इन चीफ ऑफ द फोर्सेस या ट्रेजरर होता था। और मेंबर्स ऑफ द असेंबली जो है इलेक्टेड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बाय द पॉपुलेशन जो था इलेक्ट होता था। उससे गणना जो होते थे एडल्ट पॉपुलेशन थे। तो ये स्ट्रक्चर था, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर था रिपब्लिक्स का। आइए देखें डेमोक्रेटिक प्रोसीजर कैसे फॉलो होते थे इस रिपब्लिक्स में। तो मेनली हम देखेंगे डिसीजन मेकिंग कैसे होता था, राइट टू रूल
राइट टू फ्रेम लॉ, इलेक्शन एंड वोटिंग एंड पावर टू गवर्न। तो जैसा डिसीजन मेकिंग जो था, तो डिसीजन मेकिंग जो था, जो वोटिंग सिस्टम के थ्रू इसमें डिसीजन मेकिंग होता था। और राइट टू जो रूल था, तो जो सेटल लॉ ऑफ द स्टेट था, उसके अकॉर्डिंगली राइट टू रूल होता था। राइट टू फ्रेम लॉ, लॉ कौन फ्रेम करते थे, तो इसके लिए था कुछ स्टेट जो थे उसमें इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव थे, क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे, वो फ्रेम करते थे। कुछ अदर स्टेट में क्या करते थे, जो ज्वाइंट फैमिलीज के हेड जो होते थे वो करते थे। कुछ अदर्स में जो मेल एडल्ट पॉपुलेशन थे वो करते थे। तो ये राइट टू फ्रेम लॉस का था, इस स्ट्रक्चर था। और इलेक्शन ऑफ वोटिंग जो होती थी, तो डिफरेंट वोटिंग क्वालिफिकेशन होता था। मेथड ऑफ इलेक्शन एंड एरियाज अंडर एडमिनिस्ट्रेशन इन डिफरेंट स्टेट्स की बेसिस पे। और जो गवर्न करने का जो पावर था, कुछ स्टेट्स में क्या होता था कि वाइड ऑटोनॉमी लोकल असेंबलीज को दे दिया जाता था, जो क्या करती थी, रेस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन करती थी वहां का। जैसे कि मैटर, ये जो स्टेट का कंसर्न मैटर था, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो थे लोकल असेंबली का, वो गवर्न करते थे। कुछ अदर स्टेट में पावर ऑफ गवर्न जो था, इंटायर स्टेट का जो पावर गवर्न था, जो इलेक्टेड सेंट्रल असेंबली एंड एग्जीक्यूटिव में वेस्ट करती थी। तो ये था हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसीजर। तो यहाँ पर हर जो रिपब्लिक जो था फॉलोड करता था एक ब्रॉड पैटर्न ऑफ द इलेक्शन, जो परमिट करता था सभी सिटीजन या ग्रुप्स को कि पार्टिसिपेट करे एडमिनिस्ट्रेशन में एंड लॉ को फ्रेम करे, डेमोक्रेटिक प्रोसीजर को परस्यू करे एज ए प्राइमरी कंडीशन फॉर गवर्नेंस ऑफ द स्टेट। तो ये जो सब कुछ जो देख रहे हैं रिपब्लिक स्ट्रक्चर का, ये फाउंडेशन था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक का ये फाउंडेशन था। तो हमने जो डेवलप किया जो रिपब्लिक कैरेक्टर, तो इंडिया की सिनेरियो में हमने एंशिएंट इंडिया के रीजन से एजुकेट होके फिर मॉडर्न परिवेश में उसको समझ के हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको अडॉप्ट किया है। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, डेमोक्रेसी में इसको कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है और इसके ऑर्गन्स क्या है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है। कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स के लिए क्या देगा, क्या देता है, व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर टू सिटीजन्स, सिटीजन्स के लिए क्या देता है। तो प्रजातंत्र लोकतंत्र में कॉन्स्टिट्यूशन जो है तो सेक्रेट टेक्स्ट है, वो गवर्नमेंट का एक कोड है जो कहता है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी टू फंक्शन। पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करेगा इसका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है। देखिए बिना फाउंडेशन का आप इमारत खड़ा नहीं कर सकते। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है पूरा आपका पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, कि कैसे वो फंक्शन करेगी, कहां से पावर गेन करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम लॉ ऑफ द नेशन है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इस नेशन का, राष्ट्र का सुप्रीम लॉ है। देखिए इंडिया जो है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड का, और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है गाइडिंग लाइट है कि कैसे डेमोक्रेसी फंक्शन करेगी स्मूथली एंड वाइब्रेंटली, ठीक है, इसके लिए गाइडिंग लाइट है। तो इस लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन एक गाइडिंग लाइट है, कोड ऑफ लॉ है, सुप्रीम लॉ है, जो इसको प्रॉपर फंक्शन करने के लिए गाइड करती है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिक्स हो गया। इंडिया है जो डेवलपिंग नेशन है, और डेवलपिंग नेशन में नीड्स एंड रिक्वायरमेंट चेंज होते रहते हैं। तो डिफरेंट नीड्स एंड रिक्वायरमेंट को एड्रेस करते हुए भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है जो इवॉल्विंग है, और ये डायनेमिक एंड जो भी चेंजेस है उसको अडॉप्ट कर देती है। तो कहते हैं कि एवर इवॉल्विंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डायनेमिक एंड अडॉप्ट्स itself to the changing times, address changing needs and requirement of a
developing nation. So that's why we need constitution in a democracy. कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का। क्या हम लोग देखिए यहाँ पे जो ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेम है वो बोरो किया गया है यूएस से, और पोजीशन एंड फंक्शन जो है वो बोरो किया गया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। देखिए बोरोड का मतलब ये नहीं है कि हमने वहां कॉपी कर लिया है। देखिए इंडिया में जो बेस्ड जो प्रिंसिपल है जो पूरे वर्ल्ड में चल रहे थे, हमने उसको दिया, हमने उसके अपने परिस्थिति में समझा, उस पर हमने सारे प्रॉन्स एंड कॉन्स को सोचा और अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको अडॉप्ट किया। तो जो बेस्ट चीजें थी वो उसको हमने अडॉप्ट किया है। उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना, जर्मनी, ठीक है, इस सब कुछ किया। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में देखिए कि जिसका कैलियोग्राफिक जो है कॉपी है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इंग्लिश में दिया हुआ है, जैसा ये आप देख रहे होंगे। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है, तो हम लोग प्रेरणा मिला हमें कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा होना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का डिफिनेशन देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं और की फीचर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फाउंडेशन लॉ है जिसमें बेसिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया होता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक with a federal structure. What is the constitution? Constitution of India is foundation law laying down basic political structure of India, that is parliamentary democracy and a republic with a federal structure. That is the Constitution of India. It defines three organs of the Republic of India: first executive, second legislature and third judiciary. First executive, second legislature and third judiciary, and clearly defines their powers as well as demonstrates their responsibility. तो इससे कितने ऑर्गन है? तीन ऑर्गन है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, कार्यकारिणी, विधायिकी और न्यायिक। तो ये और साथ में ये जो करते हैं कि इनके पावर क्या है उसको भी डिफाइन करता है और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बांटता है कि क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। कहते हैं कि जो ओरिजिनल कॉपी जो कॉन्स्टिट्यूशन का बना था वो 251 पेज का था, तो मोस्ट डिटेल पूरे वर्ल्ड का था। इसमें कंटेंट्स में 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स थे, और अमेंडमेंट 103 amendment till date. Now it is 104 amendment. और जो सेक्शन जो है, आर्टिकल्स जो है 395 की जगह 448 आर्टिकल्स एंड 20 डिवाइडेड इनटू 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। तो करेंटली अब ये जो आप फिगर्स यहाँ पर देख रहे हैं, वो नंबर देख रहे होंगे, तो ये ओरिजिनली था आपका, और अब क्या है, 395 की जगह पर 448 आर्टिकल हो गया है, 25 भाग में विभाजित है, 12 शेड्यूल्स हैं और 104 अमेंडमेंट हुआ है। हाल में 101वां जो अमेंडमेंट था जिसके द्वारा पूरे नेशन में एक इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी लाया गया, तो 101 अमेंडमेंट था वो। आइए हम लोग आगे देखते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था ना, तो कंप्लीटली हैंड रिटेन है एंड डिजाइन है। तो कुछ लोगों ने इस पर योगदान दिया, जैसे नंदलाल बोस जो है पायनियर ऑफ द मॉडर्न इंडियन आर्ट, इसके जो एवरी पेज का जो बॉर्डर्स हैं उसको डिजाइन किया उन्होंने, और 8 पीस जो इसमें है वो उन्होंने दिया है। इसके अलावा प्रेम बिहारी नारायण रजादा ने जो मास्टर ऑफ कैलियोग्राफिक आर्ट है, सिंगल हैंडेड
हैंड रोट द कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल हैंडली हैंड रोट द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने ये काम पूरा 6 मंथ में जाके कंप्लीट किया और कोई चार्ज भी नहीं किया। दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द कंट्री। इसके अलावा जो ओरिजिनल जो मैन्युस्क्रिप्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो लिखा गया था वो पार्चमेंट पर शीट पे लिखा गया था, जो 16x22 इंच का था और हैविंग लाइफ स्पैन ऑफ द 1000 ईयर। इट इज ए वेट 3.75 kgs। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि एक्सपर्ट ट्रांसलेशन कमेटी मीटिंग हेल्ड एट काउंसिल हाउस न्यू दिल्ली on 22nd January 1950 under the chairmanship of the Sri G.S. Gupta for signing the Hindi translation of the Constitution of India। अब आइए ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, तो कुछ इसमें फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हम लोग परिचय लेंगे। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इस पिक्चर में पंडित जवाहरलाल नेहरू एड्रेस कर रहे हैं इनॉग्रल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 13 दिसंबर 1946 को। आइए हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो ड्राफ्ट करने के लिए जो सेटअप हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसको 1946 में सेटअप किया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। राजेंद्र प्रसाद के लीडरशिप में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाया गया था और इस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने 3 साल तक काम किया, 1946 से लेके 49 तक पूरे ड्राफ्ट को कंप्लीट करने के लिए। इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 299 इलेक्टेड मेंबर्स थे। वो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थे उससे वो आए थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 13 कमिटी थे, इंक्लूडिंग ड्राफ्टिंग कमेटी को मिला के 13 टोटल कमेटी थे। और जब डिटेल में हम कॉन्स्टिट्यूशन के जो एपिसोड को आगे बढ़ाएंगे तो एक एक पॉइंट को आपके सामने रखेंगे, कितने कमेटी थे, कौन किसके मेंबर थे और कौन किसने क्या डिलीवर किया। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो था जो 1949 में जाके अडॉप्ट होगा, जिसपे 284 मेंबर्स ने साइन किए, जो बताता है कि इस पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जाके कंप्लीट हुआ और 284 मेंबर ने उस पर साइन किया। मतलब पार्टिसिपेटरी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं कि एक बंदे ने जाके कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, पूरे मेंबर ने हर पॉइंट को डिसाइड किया, डिस्कस किया, डिसाइड किया, सारे प्रॉन्स एंड कॉन्स को सोचे, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के हर चीज को लिखा गया। कुछ यहाँ पर पिक्चर देख रहे होंगे, फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, की फिगर्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया ऑन 24 जनवरी 1950 at the last session of the Constituent Assembly. Distinction of being the only president to have been re-elected for a second term 1950 से 1962 तक। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ द इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज a key member of the Constituent Assembly। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इतना आसान नहीं था, डिफरेंट है। भारत में बहुत से छोटे छोटे राज्य सत्ताएं थी और उनको सबको इंटीग्रेशन करना 500 प्रिंसली स्टेट थे, कोई साधारण काम नहीं था। बहुत डिप्लोमेटिक बंदा चाहिए उसके लिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदा चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो काम कर दिखाया, जो इतनी विविधता भरे भारत को, इतने डिफरेंट सत्ताओं को उन्होंने जाकर एक किया। उसके बाद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, तो B.R. अम्बेडकर को कहते हैं फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अम्बेडकर प्लेड ए रीडिंग रोल इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग प्रोसेस, इसलिए उनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ही वाज द चेयरमैन ऑफ द असेंबली मोस्ट क्रूशियल कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी। उन्होंने डायरेक्टली जो रिस्पॉन्सिबल थे प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडिपेंडेंट इंडिया। वो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर
आफ्टर इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट लॉ मिनिस्टर अपॉइंट हुए 1947 में जाकर। तो ये हम लोगों ने फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन देखा। आइए अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का इसेंशियल जो फीचर्स है उसके बारे में जानकारी लेते हैं, जिसमें हम प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फेडरल स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट जुडिशरी, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। इसेंशियल फीचर्स द प्रियम्बल। जैसा कि हमने देखा कि जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, प्रियम्बल मतलब उद्देशिका, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य क्या है। तो प्रियम्बल कहता है कि ये एम्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब भारत की जनता का क्या लक्ष्य है और क्या आकांक्षाएं हैं, इसको सेटअप करती है। यह कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसके उद्देश्य में डिक्लेयर किया गया कि इंडिया टू बी सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा। और इसके लिए कहते हैं हर सिटीजन को सिक्योर करती है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी सिक्योर करती है। तो आइए हम लोग देखते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। ये है प्रियम्बल, सेटिंग आउट गाइडलाइंस फॉर द पीपल ऑफ द नेशन एज वेल एज प्रेजेंटिंग प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Preamble is the preface which highlights the entire constitution and embodies fundamental values, philosophy and ethos on which our constitution is based and built. तो हमारे फंडामेंटल वैल्यूज क्या है, फिलोसफी क्या है, क्या इथोस है, एथिक्स क्या है, जिसके बेस पर कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा है। इट इंक्लूड्स फंडामेंटल राइट, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, and fundamental duties, justice, social, economic and political. तो फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज को सेट करते हैं। तो होल इडिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्ट्रक्चर जो है पॉलिटिकल सिस्टम का, प्रोटेक्ट द एंड प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एम्बॉडीड इन द प्रिंसिपल। इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एम्बॉडीड है उसको यह हमारा प्रियम्बल बताता है, उद्देश्य क्या बताता है। प्रियम्बल अश्योर्स डिग्निटी ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन, हर सिटीजन का क्या डिग्निटी है उसको एश्योर करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट्स एंड प्रिंसिपल। तो फंडामेंटल ड्यूटीज सबसे पहले देखते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज है क्या और क्यों, इसकी जरूरत क्यों है फंडामेंटल ड्यूटीज का। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो प्रिस्क्राइब करता है फंडामेंटल मॉरल हमारा और ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन टू नेशन। हमारा ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज क्या है, नेशन के प्रति हमारा ऑब्लिगेटरी ड्यूटी क्या है, इसको प्रिस्क्राइब करता है। की वैल्यूज को फोकस करता है इन रेस्पेक्ट ऑफ प्राइड, टॉलरेंस, पीस, ग्रोथ एंड हार्मनी। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4A जो है उसमें दिया हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज की जरूरत क्यों है, तो राइट एंड ड्यूटीज जो है, देखिए राइट हमने दे दिया और ड्यूटीज नहीं दिया तो दोनों वर्क नहीं करेगा। तो राइट और ड्यूटीज दोनों होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है each other। राइट विदाउट ड्यूटी पॉसिबल नहीं है। राइट तो आपने दे दिया लेकिन हमारा ड्यूटी नहीं बताया, तो ड्यूटीज और राइट साथ साथ चलेंगे, दोनों एक दूसरे का पूरक है, कंप्लीमेंट्री है। Wherever there are right, there are duties। जहां राइट है वहां ड्यूटीज है। One can't think of the right without duty। राइट की हम बात करेंगे बिना ड्यूटी के तो हम सोच नहीं सकते इसके विषय में। तो दैट्स व्हाई फंडामेंटल ड्यूटीज इज नेसेसरी, इज नीडेड along with the fundamental rights। तो इसमें 11 टाइप का फंडामेंटल ड्यूटीज दिए गए हैं, तो हम शॉर्ट में इसको सिर्फ रीड आउट करते हैं आपको। तो अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड एंथम, अपहोल्ड सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड, प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट, सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड abjure violences, provide opportunity for education, cherish the ideals of freedom struggle,
defend the country and render national service, preserve rich heritage of the composite culture, develop scientific temper, humanism, and strive for excellence. तो 11 types of the fundamental duties ये हैं. आइए अब हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स को देखते हैं. देखिए फंडामेंटल राइट्स जो है ना, ट्रेडिशनल राइट, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट है गिवन इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट. देखिए ह्यूमन राइट्स हमारी पर्सनल राइट जो है क्या है, बिना हमारे अगर एक हमें स्वतंत्र डेवलप करना है, व्यक्तित्व का विकास करना है, उसके लिए नैसर्गिक अधिकार कुछ होने चाहिए. तो ये नैसर्गिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स के नाम से दिए गए हैं और ये ट्रेडिशनल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में दिए गए थे. तो फंडामेंटल राइट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स को दिया गया है. तो हम फंडामेंटल राइट को आप रीड आउट कर सकते हैं. राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, right to the constitutional remedies, right against exploitation. These are fundamental rights. आइए अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल हम लोग देखते हैं. देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल नीति निर्देशक तत्व. देखिए नीति निर्देशक मतलब नीति में बनाने में किस चीज से हम निर्देश लें तो उसको कहते हैं नीति निर्देशक. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेट पॉलिसी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व. ये क्या है, डायरेक्टिव्स है जो स्टेट को दिया जा रहा है फॉर डिस्चार्जिंग सर्टेन ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड गुड गवर्नेंस एंड इंश्योर पब्लिक वेलफेयर. तो अच्छा गवर्नेंस के लिए और पब्लिक वेलफेयर के लिए जो ऑब्लिगेशन है स्टेट का उसको डिस्चार्ज करने के लिए क्या डायरेक्शन है उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में दिए जा रहे हैं. आइए हम कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल को देखते हैं. तो गिव अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटी टू चिल्ड्रन टू डेवलप इन ए हेल्दी मैनर एंड इन कंडीशन ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी. उसके बाद इंश्योर ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम, प्रमोट्स जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड इन केस ऑफ इकोनॉमिक और अदर डिसेबिलिटी, सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज and protect and improve environment and safeguard forest and wildlife. तो हम लोगों ने अभी देखा फंडामेंटल प्रीएम्बल देखा कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट्स देखा, फंडामेंटल ड्यूटीज देखा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल देखा. इन शॉर्ट अब आइए हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर, इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है फेडरल स्ट्रक्चर हमारा. तो इस कॉन्स्टिट्यूशन का 3 ऑर्गन्स है, 3 विंग्स ऑफ द गवर्नेंस. पहला एग्जीक्यूटिव, दूसरा लेजिस्लेचर, तीसरा जुडिशरी. तो एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर द एग्जीक्यूटिव बॉडी. लेजिस्लेशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा द काउंसिल ऑफ द स्टेट, लोकसभा द हाउस ऑफ द पीपल. एंड जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट. तो ये 3 ऑर्गन्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में वर्क करते हैं. आइए हम लोग देखते हैं प्रेसिडेंट के बारे में. तो प्रेसिडेंट जो होता है, जो कंप्लीट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन जो प्रेसिडेंट में वेस्ट होता है, इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव पावर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स के थ्रू एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज करते हैं और पावर टू अपॉइंट हाई फंक्शनरी of the states such as judge of the supreme court, high court, ये सारा अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है. मिलिट्री पावर जो सारा जो होता है सुप्रीम कमांड, ठीक है, तो वो क्या होता है, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस, राष्ट्रपति. पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्रिएव, जैसे क्षमादान, मृत्युदान, फांसी की सजा माफ करना, तो ये पावर प्रेसिडेंट के पास होता है. प्रेसिडेंट इज द डिप्लोमेटिक पावर्स इसके पास भी होता है, इंक्लूडिंग एम्बेसडर जो राजदूत होते हैं उनको भी अपॉइंट करने का पावर होता है इनके पास. लेजिस्लेटिव पावर में होता है
पावर टू समन बोथ हाउसेस को बुलाने का पावर होता है। इमरजेंसी पावर जो होता है, जैसे इमरजेंसी जब आती है तो राष्ट्रपति के हाथ में सारे पावर चले जाते हैं। ये कैसे इलेक्ट कैसे होते हैं, तो मेंबर्स जो होते हैं दोनों हाउस का, राज्यसभा लोकसभा, उसके मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स के मेंबर। तो सबका एक इलेक्शन पद्धति है राष्ट्रपति को चुनने का, उस पद्धति से राष्ट्रपति को चुनाव करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में देखिए। वाइस प्रेसिडेंट होता है जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है, इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द टू हाउसेस एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट के द्वारा ये इलेक्टेड होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में देखिए, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट जो होता है, एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट को एडवाइज करता है, प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन कैबिनेट एडवाइस। तो कैबिनेट क्या एडवाइस पे वर्क करता है। और ये जो कैबिनेट कमेटी जो होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर है जो है वो हेड करते हैं, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट होते हैं, ऐसे तो इलेक्शन द्वारा अपॉइंट, लेकिन जो अपॉइंट करने वाली अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वो प्रेसिडेंट होती है। आई मिनिस्टर इन द काउंसिल आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और जो इसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो मेंबर्स हैं उसको अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर किया जाता है। काउंसिल ऑफ मेंबर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के प्रति। प्राइम मिनिस्टर कम्युनिकेशन चैनल है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट के बीच में कम्युनिकेशन चैनल है। तो हम लोगों ने देखा है यहाँ पे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल मिनिस्टर के बारे में। अब आइए हम लोग देखते हैं लेजिस्लेशन में। लेजिस्लेशन में यूनियन लेजिस्लेचर पार्लियामेंट जो होता है कैसे बनता है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, काउंसिल ऑफ द स्टेट एंड लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल। प्रेसिडेंट जो है क्या करता है, प्रेसिडेंट जो है समन्स बोथ हाउसेस टू मीट, बुलाता है लोकसभा राज्यसभा को, सस्पेंड बोथ राज्य एंड लोकसभा बट टर्मिनेट ओनली लोकसभा। ठीक है, देखिए सस्पेंड दोनों राज्यसभा लोकसभा को सस्पेंड कर सकता है, लेकिन टर्मिनेट सिर्फ लोकसभा को वो कर सकता है। His approval is needed for a bill passed by both houses to become a law। कोई बिल लॉ कब बनता है, जब प्रेसिडेंट उसमें सेंट अपना देता है, कंसेंट देता है, सिग्नेचर लगने के बाद ही वो एक्ट बनता है, इनेक्टेड होता है। वो एड्रेस करता है both houses assemble together at the beginning of the session each year। हर साल के जो बिगिनिंग सेशन का जो बिगिनिंग होता है वो एड्रेस करता है both houses को। आइए हम लोग राज्यसभा के बारे में देखते हैं। राज्यसभा का क्या काम होता है, इसको कहते हैं काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। राज्यसभा इज द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स और अपर हाउसेस इसको, जिसमें 245 मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज के। ये हेडेड बाय द चेयरमैन जो वाइस प्रेसिडेंट होता है एंड डिप्टी चेयरमैन जो इलेक्टेड होता है। और इंडिविजुअल मेंबर्स जो हैं उसके जो टर्म होते हैं 6 इयर्स का होता है। आइए लोकसभा देखते हैं। लोकसभा को क्या कहते हैं, हाउस ऑफ द पीपल और लोअर हाउस। अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा। इसमें 522 मेंबर होते हैं डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजन एंड इसमें 530 जो मेंबर्स हैं स्टेट के द्वारा होते हैं और 20 फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज होते हैं। इनका जो टर्म होता है 5 इयर्स का होता है, राज्यसभा में 6 इयर्स का होता है, लोकसभा में 5 इयर्स का होता है। इनके हेडेड बाय द स्पीकर, एक स्पीकर होते हैं और डिप्टी स्पीकर होते हैं, दोनों इलेक्टेड होते हैं। 3 ईयरली सेशंस होता है इसमें। बजट सेशन, एक साल में 3 सेशन होते हैं। बजट सेशन फरवरी से मई के बीच में, मानसून सेशन जुलाई से सितंबर के बीच में एंड विंटर सेशन नवंबर से दिसंबर के बीच में। तो बोथ जो है लोकसभा और राज्यसभा को इक्वल पावर होते हैं एंड स्टेटस होते हैं ऑल स्पेयर्स एक्सेप्ट फाइनेंशियल मैटर। फाइनेंशियल मैटर को छोड़ के सारे में दोनों को इक्वल पावर होते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा लेजिस्लेचर। पहले सबसे पहले हमने एग्जीक्यूटिव में देखा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब लेजिस्लेशन में देखा प्रेसिडेंट, लोकसभा,
राज्यसभा, और अब आती है देखते हैं जुडिशरी। जैसा कि आप जुडिशरी देख रहे हैं, तो जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है, जो टॉप मोस्ट पोजीशन है इंडियन जुडिशरी हिरार्ची में, टॉप मोस्ट पोजीशन है, मतलब अपेक्स ऑफ द नेशनल जुडिशरी सिस्टम है, सबसे ऊपर वाला। ये क्या करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का देखिए सुप्रीम इंटरप्रिटेटर अगर कोई है तो आपका सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम इंटरप्रिटेटर। गार्जियन ऑफ द सिटीजन्स फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन है वो। अल्टीमेट कोर्ट ऑफ द अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल मैटर का जो अल्टीमेट कोर्ट है जो अपील का, वो सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। इसके अलावा ये जो हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कम्स बिलो द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट होता है इन इंडियन जुडिशियल हियरार्ची। हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है। पार्लियामेंट बाय द लॉ वो कॉमन हाई कोर्ट भी 2 या 2 से ज्यादा स्टेट के लिए सेट कर सकती है। तो अभी जो है 17 स्टेट हाई कोर्ट है, बहुत से 2 स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट है। 4 कॉमन हाई कोर्ट है। गुजरात हाई कोर्ट कॉमन कोर्ट ऑफ 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट, कोलकाता हाई कोर्ट कॉमन कोर्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, बॉम्बे हाई कोर्ट कॉमन कोर्ट फॉर गोवा एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, एंड चंडीगढ़ हाई कोर्ट कॉमन कोर्ट फॉर पंजाब एंड हरियाणा। तो ये हाई कोर्ट का स्ट्रक्चर था। सबऑर्डिनेट कोर्ट में सिस्टम ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट कम्स बिलो द हाई कोर्ट, सबसे नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गया। अब आइए हम देखते हैं इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनलिटीज के बारे में कुछ हम जानकारी लेते हैं, जिसमें कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी। तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज मैंडेटेड सेवरल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म लाइक जुडिशरी, विजिलेंस बॉडीज एंड इंडिपेंडेंट सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। तो इसमें देखिए कैग, देखिए कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया क्या होता है, एंड द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट वो कॉन्स्टिट्यूट करती है एसए, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, जो मैंडेटेड करता है ऑडिटर को टू नेशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। वो देखते होंगे कि गवर्नमेंट कंपनी वगैरह का ऑडिटर जो होते हैं, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट के अकाउंट्स के ऑडिट जो करते हैं कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम अकाउंटेबिलिटी शो करते हैं। तो ऑडिट रेवेन्यू कलेक्शन, एड, ग्रांट, रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट, तो ये सारा का वो ऑडिट करता है। ये कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भाई दूसरा देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन का क्या काम होता है, इलेक्शन करवाना। तो इलेक्शन कमीशन सुप्रिटेंड करता है डायरेक्ट एंड कंट्रोल ऑल इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट के जितने भी इलेक्शन है सबको करता है, स्टेट लेजिस्लेचर को करता है, एंड ऑफिसेस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो ये सारा जो इलेक्शन कमीशन है सब इलेक्शन प्रक्रिया को सुप्रिटेंड डायरेक्ट एंड कंट्रोल करता है। इसका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, तो कमीशन मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट टू द सर्विस ऑफ द यूनियन एंड ऑल इंडिया सर्विस, सिविल सर्विसेज जितने हैं। तो ये रिपोर्ट करता है डायरेक्टली प्रेसिडेंट को, रिपोर्ट करता है, गवर्नमेंट को एडवाइज करता है इन मैटर रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशन एंड डिसिप्लिनरी मैटर्स ऑफ द ऑफिसर, इसके बारे में ये बात करता है यूपीएससी। आइए अब हम लोग देखते हैं स्टेट का इसेंशियल फीचर्स। तो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, स्टेट में गवर्नमेंट स्ट्रक्चर कैसा रहता है, तो प्रोविजन जो स्टेट जो है फॉलो करता है यूनियन पैटर्न जो ऐसा है वैसा ही फॉलो करता है। हाउएवर सम स्टेट एंजॉय अ स्पेशल स्टेटस एंड हैव सर्टेन स्पेशल प्रोविजन उसके लिए है। लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आल्सो फॉलो पार्लियामेंट्री सिस्टम। स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, वहां पर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ
मिनिस्टर होते हैं और यहाँ पर गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। तो एवरी स्टेट हैज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, एग्जीक्यूटिव एंड मिनिस्ट्रियल रिस्पांसिबिलिटी टू द पॉपुलर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर। A state executive is headed by the governor appointed by the president। जो गवर्नर होता है राज्यपाल होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होता है। Although governor is the constitutional head, the minister exercises the real executive power। Number of ministers in each state is limited to 15% of total membership of the legislative assemblies। तो ये हमने स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में देखा। आइए स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में देखते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है गवर्नर एंड लेजिस्लेटिव असेंबली से मिलता है। सम स्टेट में हैव 2 हाउसेस, लेजिस्लेटिव असेंबली लोकसभा की तरह एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल राज्यसभा की तरह होता है। तो स्टेट लेजिस्लेचर हैज एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन टू लेजिस्लेट इन आइटम्स इन द स्टेट लीग। ठीक है, तो इसके बाद एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन होता है जो स्टेट लिस्ट जो है लिस्ट 7 में आप देखिए 3 अनुसूची है। ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो स्टेट लिस्ट है वहां पर इसका जुडिशरी जुडिशन होता है स्टेट लेजिस्लेचर को। तो इसमें देखिएगा कि जैसे कि लोकसभा है तो यहाँ पर विधानसभा, राज्यसभा है तो विधान परिषद यहाँ पे होता है। तो इस तरह वर्क करता है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है जैसा कि आप देख रहे होंगे, तो इसमें कंसिस्ट मैक्सिमम 500 इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी होते हैं, हेडेड बाय द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर इलेक्टेड बाय द हाउस। टर्म इनका 5 इयर्स का होता है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसमें हेडेड बाय द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, आल्सो हैज अ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। इसके बाद कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम 1/3 मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके बाद एसेंशियल फीचर द स्टेट्स में देखिए स्टेट जुडिशरी का एसेंशियल फीचर्स क्या है। तो स्टेट जुडिशरी जो कंसिस्ट है हाई कोर्ट एंड सिस्टम ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट है जो अपेक्स कोर्ट है, उसके बाद स्टेट में हाई कोर्ट होता है और सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है। तो स्टेट जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ हाई कोर्ट एंड सिस्टम ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट। हाई कोर्ट इज द अपेक्स ऑफ द स्टेट जुडिशियल सिस्टम, plays a very significant role in administration of justice, have a wide jurisdiction. Several high court have principal bench and other benches with separate territorial jurisdiction। और चीफ जस्टिस जो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑफ द हाई कोर्ट होता है। आइए हम लोग देते हैं स्टेट जुडिशरी। तो स्टेट जुडिशरी में हम लोग देख रहे हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो स्टेट जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ हाई कोर्ट एंड ए सिस्टम ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो subordinate judiciary is a very important segment of judicial system as it is closest to the people। Judiciary comes in a close contact with people through subordinate judiciary। देखिए जो subordinate court है जो people के closest है। सबसे पहले हम केस को अगर ले जाना होता है कहीं कुछ ले है तो हम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट इसमें लेके जाते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट में लेके जाते हैं। तो ये closest to the people। जुडिशरी कम्स इन क्लोज कांटेक्ट विद पीपल थ्रू सबऑर्डिनेट जुडिशरी के थ्रू ही कांटेक्ट में आती है। हाई कोर्ट मेंटेन एंड अपहोल्ड ऑनर एंड इंटीग्रिटी ऑफ सबऑर्डिनेट जुडिशरी इन द कंसर्न्ड स्टेट्स। सिस्टम ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट कंप्राइज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट एंड फैमिली कोर्ट्स। लेजिस्लेटिव पावर रिगार्डिंग हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। दैट इज द जुडिशरी स्ट्रक्चर। अब आइए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम देखते हैं जो रिलेशन है यूनियन एंड स्टेट के बीच में क्या रिलेशंस है। देखिए भारत जो है फेडरल सिस्टम अडॉप्ट करता है। तो फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि एक केंद्र होता है, राज्य होता है। तो जैसा कि हम देखते हैं ये सूची आप देखते हैं 3 सूची है। 3 सूची में केंद्र सूची, राज्य सूची और संघीय कॉन्करेंट समवर्ती सूची। तो केंद्र सूची में केंद्र है जो केंद्रीय जो लिस्ट है उस पे जाकर कानून बनाते हैं। राज्य सूची में राज्य उस पे जो सूची में है उस पे जाके कानून बनाते हैं और संघीय सूची में दोनों कानून बनाते हैं। लेकिन ओवरराइड होता है तो सेंट्रल का कानून जो है ओवरराइड करता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन क्या है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में जैसा कि देख रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट
टू इंश्योर कंप्लायंस विद पार्लियामेंट लॉज को इंश्योर करता है कि पार्लियामेंट लॉ कंप्लायंस हो रहे हैं कि नहीं। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इंश्योर करते हैं कंप्लायंस विद पार्लियामेंट्री लॉ के कंप्लायंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये यूनियन एग्जीक्यूटिव टू गिव डायरेक्शन टू द स्टेट, यूनियन एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन स्टेट को इशू करते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है। इसके अलावा लेजिस्लेटिव रिलेशंस में हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देखिए पावर डिस्ट्रीब्यूट करती है स्टेट बिटवीन द यूनियन एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स। एक स्टेट, ठीक है, पावर ऑफ द स्टेट, स्टेट का पावर क्या होगा बिटवीन द यूनियन, यूनियन ऑफ स्टेट का भी पावर क्या होगा एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट का बीच में क्या होगा। तो ये रिलेशन है जो बताती है। 7 शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 3 लिस्ट दिए गए, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेस्ड ऑन यूनियन पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन to make laws on item in the union list, and a state legislature has exclusive power to make laws on the items given in the state list. Concurrent list में both union and state legislature can legislate वहाँ कानून बना सकते हैं। Financial relations, तो unions to provide financial support to the state through grants and sharing of the tax proceeds। तो ये जो रिलेशन थे यूनियन एंड स्टेट का फेडरल सिस्टम में, वो हम लोगों ने डिटेल किया। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप, लेजिस्लेटिव रिलेशन एंड फाइनेंशियल रिलेशनशिप। तो ये हम लोगों ने लगभग एक शॉर्ट ओवरव्यू लिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए दिया गया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इसके रिगार्डिंग किसी तरह का कोई भी कमेंट्स हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए, यूट्यूब चैनल के जो नीचे आता है, तो उसमें हम आपके रिप्लाई करेंगे, या हमारा ईमेल आईडी उसके नीचे दिया रहेगा, आप ईमेल आईडी पे भी डाल सकते हैं अपना रिप्लाई। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ज्यादा लोगों को एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जागरूकता फैलाइए इसके थ्रू, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच में इस वीडियो को फैलाइए, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक जानकारी जो उनको सारे बच्चों को हो सके। और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी बहुत जरूरी है। देखिए, सिर्फ पढ़ने का विषय नहीं, समझने का विषय है, आत्मसात करने का विषय है कि हमारे पावर क्या है, एक सिटीजन के पास क्या पावर है, किसको अप्रोच करे, वो अगर ग्रीवांसेस हो किसको अप्रोच करे। कोई आर्बिट्रेटली वर्क तो नहीं कर रहा है, क्या हम इस मिनिस्टर को अपॉइंट करके दे रहे हैं या कोई पब्लिक ऑफिसर है, कोई आर्बिट्रेटली वर्क तो नहीं कर रहा है। एज पर द लॉ वर्क कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, वो हमारे इंटरेस्ट में वर्क कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। एक जागरूक जो सिटीजन है, जागरूक नागरिक है, वो समझ सकता है कि एक कानून को बनाया उसके इंटरेस्ट के लिए गया है और कोई इसका दुरुपयोग नहीं करे। तो एज ए जागरूक नागरिक के नाते हमें संविधान को समझना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।